Hello friends, my dear students of 10th standard English medium. Once again I am welcoming you back in my class of social science. Okay, and this is going to be the third lecture of our ongoing chapter, chapter number 9, forests and wildlife resources. अब इस चैप्टर के जो लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं उसमें फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में, दोनों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, और दोनों लेक्चर में हमने ये समझा था कि किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ हमारे लिए जरूरी है। लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए जो ये दोनों रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वी also studied about the reasons for the destruction of forest and wildlife, and again we also studied about the measures to prevent the destruction of the forest and wildlife. ठीक है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को जो खत्म हो रहे हैं उनको बचाने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, ये उपाय हमने पढ़े हैं। दोनों लेक्चर्स में हमने ये चीज देखा था। ठीक है, तो उन्हीं मेजर्स के एक इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट एफर्ट है गवर्नमेंट की ओर से जो लिया जाता है, जिसको हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम। वाइल्ड लाइफ यानी कि जो एनिमल्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो एनिमल्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जो खत्म हो रहे हैं या तो खत्म होने की तैयारी में है। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम्स इम्प्लीमेंट की है, वो स्कीम्स के बारे में इस लेक्चर में यानी कि इस लेसन के ये थर्ड लेक्चर में हम आज उसकी चर्चा करेंगे। सो दीज स्कीम्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट स्पेशली एंड फॉर सर्टेन एनिमल्स ओनली। ठीक है, जो एनिमल्स की संख्या अच्छी खासी है उनके लिए ये स्कीम इम्प्लीमेंट करना खास रूप से जरूरी नहीं है, सिर्फ उसमें अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है कि किसी भी एनिमल्स को या तो बर्ड्स को नुकसान ना हो पाए। ठीक है, ऐसी कोई एक्टिविटी हमें नहीं करना चाहिए। बट खास करके जो बहुत ही कम बच गए हैं वैसे एनिमल्स और बर्ड्स के लिए गवर्नमेंट को स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने पड़े हैं। तो ऐसे स्कीम्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और जहां से हमें पढ़ना है दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 70। टेक्स्ट बुक आपके हाथ में रखना है, आपको पेंसिल और हाइलाइटर भी आपके पास होना चाहिए। जहां जरूरी लगेगा मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, वहां पे ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है। ठीक है, सो पेज नंबर 70 के ऊपर जो स्कीम इंप्लीमेंट किए गए हैं गवर्नमेंट की ओर से, उसका पर्पस यही है कि जो बहुत ही कम बच गए एनिमल्स को उनकी संख्या को बढ़ाना, या तो एटलीस्ट जितनी संख्या भी बच गई है उससे कम ना हो पाए। ये प्राइमरी पर्पस होता है गवर्नमेंट का। ओके, तो ऐसी स्कीम्स के बदौलत जो है वो एनिमल्स में, उनके नंबर्स में एक कंसिडरेबल इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। तो लगभग सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की है उसमें सफलता मिली जरूर है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एफर्ट्स करना बाकी है, वो भी एक फैक्ट है। तो सबसे पहला जो स्कीम गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था वो था टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, पेज नंबर 70 मैं आपको वापस याद दिला दूं, वहां से हमें पढ़ना है। सबसे पहला स्कीम था टाइगर प्रोजेक्ट। एज पर वन एस्टिमेट there were more than 40,000 tigers in India in the beginning of 20th century. ओके, एक एस्टिमेट ऐसा है कि 20th सेंचुरी यानी पिछली सदी की शुरुआत में, लगभग आज से 100 साल ऊपर की बात है। ठीक है, तब इंडिया में 40,000 टाइगर्स थे। ओके, ड्यू टू अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन देयर हैज बीन अ बिग डेंजर फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ टाइगर। लेकिन बहुत भारी मात्रा में ये 100 सालों के दौरान पेड़ों को काटा गया, टाइगर्स का भी हंटिंग किया गया, उनका शिकार वगैरह किया गया, उसकी वजह से उनके नंबर्स काफी कम हो गए हैं, संख्या में काफी कमी हो गई है। और लाइक पीरियोडिकली उसका गिनती जो है टाइगर्स का वो किया जाता है। इन सच सर्कमस्टेंसेस दिस प्रोजेक्ट
टू सेव टाइगर्स वाज स्टार्टेड इन 1971। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1971 में शुरू किया गया था उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है ताकि आपको याद रहे कि टाइगर्स को बचाने का ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था, तो दैट वाज द ईयर 1971। ओके, अंडर द प्रोजेक्ट a series of steps are taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecological balance at national level। इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे पूरे देश में, जहां जहां पे भी टाइगर पाए जाते हैं वहां पे, और उनका जो हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, जो कुदरती रूप से उनकी रहने की जगह है, तो ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट है, उनको आज तक जो नुकसान हुआ है वैसा नुकसान अब ना हो पाए। तो सबसे पहले तो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे तो जितने बच्चे हैं टाइगर वो ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। उसके आगे भी बहुत कुछ करना होता है, उनकी मेडिकल फैसिलिटी को मेंटेन करना, उनको खाना पीना ठीक ढंग से देना, ठीक है, और वो जो साइकिल पे सस्टेन होते हैं, जिनका जो चीजों के ऊपर सर्वाइव करते हैं टाइगर, वो कंडीशन बना के रखने की ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आता है। ठीक है, टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन्स। जितने भी देश में लाइक टाइगर जहां पे पाए जाते हैं, वैसे टोटली 44 रीजन्स हैं, तो उन सारी जगहों पे प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अभी तक। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए नियरली 50 ईयर्स हो गए। ठीक है, और उसमें अच्छी खासी हमें सफलता मिली है, और इतना ज्यादा तो डिटेल में इस बुक में नहीं दिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे और थिंग्स टू नो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लिखे गए। सबसे पहले लिखा गया है लेपर्ड के बारे में, पेज नंबर 71 पे है अभी हम। तो लेपर्ड जो है वो एक कैट फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक एनिमल है। लेपर्ड बिलोंग्स टू अ कैट फैमिली। इट होल्ड्स स्मॉलर स्टेचर कंपेयर्ड टू लायन एंड टाइगर। उसका बॉडी साइज लायन और टाइगर के मुकाबले छोटा होता है, लेकिन क्योंकि छोटा सा बॉडी साइज इसलिए ज्यादा डेंजरस होता है, वो ज्यादा तेजी से भागता है लायन और टाइगर के मुकाबले, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। ओके, इट इज फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया। लेपर्ड लगभग हर एक जगह पे दिखा जाता है। सपोज गुजरात की अगर हम बात करें तो टाइगर भले गुजरात के जंगलों में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन लेपर्ड जरूर देखने को मिलता है। सो इट इज ऑल्सो फाउंड इन डार्क ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का भी लेपर्ड होता है। अंधेरे में अगर लेपर्ड को देखा जाए तो उसकी आंखें बहुत ही भयानक डेंजरस होती है, ठीक है, और पूरा शाइन करती है, और दूर से भी पता चल जाता है कि कहाँ शायद ये लेपर्ड खड़ा है वहां पे अंधेरे में। ठीक है, इट इज फाउंड इन लार्ज नंबर इन द फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। बहुत बड़ी संख्या में लेपर्ड पाए जाते हैं गुजरात में। एंड इट ऑफन कम्स टू ह्यूमन सेटलमेंट्स। शायद पहले मैंने आपको आगे बताया है कि क्योंकि जंगल कम हो गए, फॉरेस्ट कम हो गए, इसलिए ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन में भी घूमते हुए नजर आते हैं, रोड के ऊपर और घरों के आसपास। तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। वो हमारे ही एक्टिविटीज का परिणाम है एक्चुअली। अगर जंगल हमने पहले से बचा के रखे होते तो ये वाइल्ड एनिमल्स को बाहर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ऑब्वियसली वो है। It often comes to human settlements and people unknowingly call it cheetah also. Leopards को ही हम चीता समझ लेते हैं, लेकिन लेपर्ड और चीता में फर्क होता है एक्चुअली। ओके, चीता के बारे में कुछ लाइनें लिखी गई है नीचे। चीता, it is totally extinct from the forest of India। सबसे पहली बात, चीता इंडिया में है ही, वो टोटली एक्सटिंक्ट हो गया है, ठीक है। और टुडे इट इज फाउंड इन अफ्रीका इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ओके, अफ्रीका में देखने को मिलता है, लगभग लेपर्ड के जैसा ही देखने को मिलता है, लेकिन कुछ फिजिकल फीचर्स अलग है। अफ्रीका के जंगलों में जरूर पाया जाता है, इंडिया में नहीं है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन द कैप्टिव स्टेट ओनली इन द जू। इंडिया में देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ जू में। ચિત્તો જે છે જોવા મળે છે ઇન્ડિયામાં, પણ એ ખાલી प्राणी संग्रहालय જેને કહેવાય ઝૂ, ओके, वहीं पे देखने को मिलता है, खुली अवस्था में जंगलों में देखने को नहीं मिलता है। ओके,
चलो मूविंग ऑन, सेकेंड प्रोजेक्ट है हमारा जो है उसका नाम है एलिफेंट प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली एलिफेंट को बचाने का एक एफर्ट है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। और उसकी पहली लाइन को आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है। एलिफेंट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1992, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर, उसको अंडरलाइन कीजिए। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड द एलिफेंट्स प्रोटेक्शन इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स and to protect habitats and their migratory corridors। एलिफेंट जो है वो जहां पे रहते हैं वो भी एक जंगल का एरिया होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे जिन्होंने वाइल्ड लाइफ का स्टडी किया है उनको पता होता है कि कुछ एनिमल्स की स्पीशीज जो है वो माइग्रेशन करती है और उनका कॉरिडोर यानी कि वो एक पर्टिकुलर बेल्ट होता है, वो एक स्पेस होता है, ठीक है। उसी रास्ते से वो माइग्रेशन करते हैं और एक लिमिट होता है, वहां तक माइग्रेशन करते हैं और फिर वहां से कुछ टाइम के बाद वो अपनी ओरिजिनल स्पेस पे वापस भी आ जाते हैं। ऐसी जगह जहां से एलिफेंट जाकर माइग्रेट करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, उस एरिया को माइग्रेटरी कॉरिडोर कहा जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं आपको वापस अपनी लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करूंगा कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन केस इफ एनी particular wild animal migrates, and after migrating when that animal comes back to its original place, then that area is known as migratory corridor, ठीक है। तो यहाँ पे एलिफेंट को बचाने के लिए एलिफेंट जो कॉरिडोर से माइग्रेशन करता है आता है और फिर वो ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाता है, ठीक है, उस पूरे स्पॉट को प्रोटेक्ट करना, यानी वहां पे ह्यूमन इंटरफियरेंस टोटली अलाउड नहीं है, ओके। तो इस तरह से गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करती है एलिफेंट्स का। टुडे देयर आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन्स फॉर एलिफेंट्स इन द कंट्री। टुडे का यहाँ पे मतलब समझना है कि जब ये कंटेंट लिखा गया था तब पूरे देश में 26 प्रोटेक्शन जोन्स हैं एलिफेंट्स के लिए। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द एक्चुअली यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन जब से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हुआ है 1992 से लेकर आज तक कुछ 28 साल हो गए, तब से लेकर देखा गया है कि एलिफेंट्स के नंबर में भी इंक्रीज हुआ है, ओके। तो बिसाइड्स दिस प्रोजेक्ट आल्सो वर्क्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स। ये प्रोजेक्ट में डोमेस्टिकेटेड जो एलिफेंट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन करने की जवाबदारी जो है, जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट ने ली है। डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स यानी वो एलिफेंट्स जो ह्यूमन हैबिटेशन के विद इन देखे जाते हैं। आपने देखा होगा टीवी में था या तो इवन रियल में भी कि एलिफेंट्स कई बार हमारे हैबिटेशन में देखने को मिलता है, लेकिन वो पाला हुआ एलिफेंट होता है, उसका एक महावत होता है जो उसकी रखवाली करता है, उसको खाना पिलाना, उसको नहलाना, उसको साफ सुथरा रखना, उसको संभाल के रखना, उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए अगर कोई इंसान एलिफेंट को पालने की जिम्मेदारी लेता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट उसको कुछ आर्थिक रूप से मदद भी करती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स के लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदारी उठाती है, क्योंकि ओवरऑल पर्पस यही है कि एलिफेंट्स की संख्या को कम नहीं होने देना है, बल्कि उनको बढ़ाना है, ओके। Third project's name is Rhino project. Okay, Rhino यानी कि obviously जिसको देसी लैंग्वेज में हम गेंडा बोलते हैं, ठीक है, उस एनिमल की यहाँ पे बात हो रही है। The project was started for the protection of one-horned rhino of India. जो एक सिंग वाला जो राइनो होता है, ठीक है, उसको बचाने के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू किया था शुरुआत में, क्योंकि अब काफी कम हो गए थे। In India, most of the rhinos are found in Assam state. ऐसे जो राइनोसेरोस जो है, राइनोसेरोस का पूरा नाम है, शॉर्ट में उसको राइनो ऐसा करके हम बुलाते हैं। तो जनरली मोस्टली बहुत सारे ज्यादा करके राइनो जो है आसाम के जंगलों में देखने को मिलते हैं, ओके। they are also found in less number in the सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल। आसाम से कुछ ही दूर में सुंदरबन के जंगल है वेस्ट बंगाल स्टेट में, तो वहां पे भी थोड़े बहुत राइनोस देखने को मिलते हैं। According to the strategy of Rhino Vision 2020,
and increasing the number of rhinos is targeted at 3000. ठीक है, ये जो 2020 का ईयर चल रहा है, तो ये साल खत्म हो तब तक गवर्नमेंट का टारगेट था कि 3000 की संख्या होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली उससे काफी कम हो गए होंगे, तब जाके प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। और होपफुली यहाँ पे वैसे नंबर्स तो नहीं दिए गए, लेकिन ये साल खत्म होने पर 3000 का उनका टारगेट था। वन हॉर्न राइनोस के बारे में कुछ ज्यादा लिखा गया है नीचे ब्लू बॉक्स में, पिक्चर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। इट इज सीन इन द मार्शी रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरबन। सुंदरबन एक फॉरेस्ट एरिया का नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है। तो जहाँ पे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में 12 महीना जो है वो पानी भरा हुआ रहता है, तो जिस एरिया से ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, क्योंकि राइनोस को पानी की जरूरत बहुत रहती है, तो ऐसे ही हरे भरे जंगल और जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल होता है वहां पे राइनोस रहते हैं। तो सुंदरबन एरिया में दिखते हैं। इट इज हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम इट्स हॉर्न्स। अब इसका शिकार इसलिए किया जाता था कि उसके सिंग से, उसके हॉर्न्स में से मेडिसिन बनने का एक मटेरियल जो है वो अवेलेबल रहता था, ठीक है। उसके सिंग में से दवाइयां बनाई जाती थी। इट इज हर्बीवोरस एंड ये हर्बीवोरस एनिमल है, ओके। ड्यू टू द अटेम्प्ट्स ऑफ इट्स प्रोटेक्शन इट्स नंबर हैज इंक्रीज्ड। तो सो फार ऐसा देखा गया है कि उसके नंबर्स, राइनो के, उसकी संख्या जो है वो बड़ी है, ओके। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में दिखाया गया, लेकिन उससे रिलेटेड पिक्चर्स दिए गए पेज नंबर 71 पे, ओके। उस प्रोजेक्ट का नाम है नंबर फोर्थ प्रोजेक्ट इज क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ओके। और क्रोकोडाइल ऑब्वियसली आप सब लोगों ने देखा ही होगा, और पिक्चर्स भी दिए गए हैं। तो दिस स्पीशीज ऑफ एलिगेटर्स व्हिच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन द डेकेड ऑफ 1970, ओके। यानी कि पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एलिगेटर यानी मगरमच्छ होते हैं जो वो 1970s के डेकेड के दौरान काफी कम हो गए थे, इसलिए ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को। The government of India took timely steps to start this project, okay। बहुत ही टाइमली मैनर में वो ये स्पीशीज जो है वो टोटली एक्सटिंक्ट हो जाए उससे पहले गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। और उसकी बदौलत हम देख सकते हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल्स नॉर्मली अगर रिवर बेड या रिवर फ्रंट या तो कोई भी वाटर बॉडीज के आसपास अगर हम जाते हैं तो, और इवन जूज में भी पाए जाते हैं, तो काफी बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल्स जो है इस प्रोजेक्ट को सफलता मिली है, ओके। फिफ्थ वन इज वल्चर प्रोजेक्ट, ओके। जो कि एक बर्ड है, बहुत बड़ी साइज का बर्ड होता है। वल्चर इज द क्लीनलीनेस वर्कर ऑफ द नेचर। अंडरलाइन करना है, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड की एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर, ओके, कि कौन से एनिमल को या कौन से बर्ड को क्लेanलीनेस वर्कर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो आंसर है वल्चर। नाउ इन केस इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि ऐसा क्यों कि उसको क्लेanलीनेस वर्कर कहा जाता है, तो ऑब्वियसली उसका लॉजिकल आंसर ये है कि वल्चर जो है वो डेड बॉडीज को खाता है। वो किसी एनिमल को या किसी को मार के नहीं खाता है, लेकिन जो ऑलरेडी एनिमल जो मर गया है उसको खाता है। तो जहां पे एनिमल मरा हुआ पड़ा है तो उसकी कोई जो है वो अंतिम क्रिया तो कोई करने के लिए जाता नहीं है, वो वैसे ही एनिमल वहां पे मरा हुआ पड़ा रहता है, सड़ जाता है और बहुत खराब उसकी स्मेल आती है, बदबू आती है, ठीक है। तो ये वल्चर उस वक्त हमारे लिए वर्क करता है कि वल्चर्स जहाँ पे डेड एनिमल्स होते हैं, आपको पता ही होगा, इस बर्ड को हम हिंदी में गिद्ध कहते हैं, बहुत बड़ी साइज का होता है, ठीक है। दिखने में भी बहुत डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये मरा हुआ एनिमल कहीं पे भी जंगल में पड़ा या कहीं पे, तो वहां पे बहुत सारे गिद्ध इकट्ठा हो जाते हैं, उस एनिमल को खा जाते हैं और वो एरिया ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। एंड फॉर दैट पर्पस, क्योंकि अगर वल्चर नहीं होंगे तो पोल्यूशन ज्यादा फैलेगा, ठीक है। ऐसे मरे हुए एनिमल्स को वल्चर खा जाता है, इसलिए वो हमारे लिए क्लीनलीनेस वर्कर है।
इसलिए बचाने की जरूरत है। ओके, इट ईट्स द मीट ऑफ डेड एनिमल्स, यहाँ पे भी लिखा गया है। एंड देयर आर अबाउट 9 subspecies of vulture in India. This is also important, you should underline it. वल्चर की कुछ 9 अलग अलग टाइप की प्रजातियां इंडिया में है। ड्यू टू द unusual decrease in its number, this project was started in 2004. ठीक है, गवर्नमेंट को पता चला होगा उस वक्त की कि वल्चर जो है काफी बड़ी संख्या में मर गए हैं या तो कम हो गए हैं, इसलिए 2004 में, अंडरलाइन करना है हमको, प्रोजेक्ट वल्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 2004 में। ओके, अब 6 वाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट। स्नो लेपर्ड के बारे में इस लेसन में ऑलरेडी जिक्र हो चुका है कि हिमालय के रीजन में, हिमालय माउंटेनियस रेंज जहां पे पड़ती है नॉर्थ इंडिया में, एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया में, ठीक है, वहां पे ये स्नो लेपर्ड देखने को मिलते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, और स्नोवी रीजन में, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, तो वहां पे दिखता है। This species, which is found at an altitude of about 3,000 meters in Himalaya, lives in snow only. जमीन के लेवल से 3,000 मीटर की ऊंचाई पर ही ये लेपर्ड रह सकते हैं। प्लस वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होनी चाहिए, वो भी जरूरी है, तब जाके रह सकते हैं। तो अगर ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है उनको, तो उनके नंबर्स कम हो जाने की भी संभावना है। ओके, so this project was started in 2000, यानी कि year 2000। आपको अंडरलाइन करना है कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत 2000 में, आज से 20 साल पहले हुई थी, with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people. Local people में उनके बारे में ज्ञान जो है वो बढ़े, ठीक है, इसलिए स्नो लेपर्ड के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है, और इसलिए उनको बचाने की जिम्मेदारी हम लोग भी लें। उस पर्पज से स्नो लेपर्ड को बचाने का प्रोजेक्ट 2000 के साल में शुरू हुआ था। ओके, सो पीपल विल बी अवेयर टू प्रोटेक्ट द स्पीशीज ऑफ एनिमल, ठीक है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं एनिमल्स को बचाने के लिए, खास करके वो एनिमल्स हैं ये सारे जो कि जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, और अगर कोई एफर्ट ना किया जाए तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और अभी तक ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे काफी सारे बर्ड्स हैं जो टोटली एक्सटिंक्ट हो भी गए, लेकिन पहले ऐसे स्टेप्स नहीं लिए जाते थे, ठीक है, अवेयरनेस का लेवल भी लोगों में काफी कम था, इसलिए वो एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन जब हमें पता चलता है, और खास करके गवर्नमेंट को पता चलता है कि इवन ह्यूमंस के लिए भी ऐसे एनिमल्स को बचाना बहुत जरूरी है, तो उनको बचाने के लिए काफी एफर्ट्स किए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को काफी सारा खर्च होता है, काफी एफर्ट्स उनको उसके पीछे स्टाफ लगाना पड़ता है, अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है सोसाइटी में। ओके, तो ये अवेयरनेस स्प्रेड करने का ही एक स्टेप है, जो ये लेसन हमारे टेक्स्ट बुक में इंक्लूड हुआ है पढ़ने के लिए, ताकि हमें अब से पता चले कि एनिमल्स को जो मारना है वो एक तरह का देखा जाए तो एक इमोरल एक्टिविटी, इररिस्पांसिबल एक्टिविटी है, गलत काम है, ठीक है। और यहाँ तक कि एनिमल को मारने के लिए भी सजा का प्रावधान है, सजा और या तो फाइन या तो फिर दोनों। ओके, सो इट इज आवर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी टू सेव द एनिमल्स, फॉर दैट कुछ और प्रोजेक्ट के भी नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। बिसाइड्स दीज अदर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर ऑपरेशनल इंक्लूडिंग कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट, ये एक यूनिक टाइप का एनिमल है जो कश्मीर में देखने को मिलता है, नाम से ही बहुत क्लियर है। तो गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है एक्चुअली ये। ओके, कश्मीरी हंगुल प्रोजेक्ट। फिर रेड पांडा प्रोजेक्ट, वो भी नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। मणिपुर तमिल प्रोजेक्ट फॉर द स्पेशल स्पीशीज ऑफ डियर फाउंड इन मणिपुर। ओके, मणिपुर में जो पाए जाने वाले डियर हैं उनको बचाने का प्रोजेक्ट वो भी चल रहा है। गंगा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, ओके, जो डॉल्फिन फिश गंगा रिवर में देखने को मिलती है, स्पेशल टाइप का स्पीशीज है वो, उसको बचाने का प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। और वैसी स्पीशीज जनरली गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स दोनों में मिलती
राइट, लेकिन उनकी भी संख्या कम हो गई होगी ऐसा हम मान सकते हैं। Therefore, that project was started by the government. ओके, तो यहाँ पे जो स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स थी एनिमल्स को बचाने की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम, उसका डिस्कशन यहाँ पे मैं खत्म कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद वाला लेक्चर जो रहेगा हमारा 4th पार्ट, इसमें हम सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनिमल प्रोटेक्शन से ही जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, लेकिन बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, इसलिए उसको मैं अलग ही रख रहा हूँ, अलग से चैप्टर में, अलग लेक्चर में एक्चुअली। ओके, सो अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ, and you have a fantastic day ahead with your family. Enjoy your long vacation. लेकिन साथ में इसको पढ़िएगा भी जरूर। Thank you very much for your time. Have a good day.